आज हम एक ऐसे दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही ना दहशत और साजिश की तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। जी हाँ, ये कहानी है रहमान डकैत की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक आतंकवादी का नहीं बल्कि कह सकते हैं खौफ के एक आर्किटेक्ट का है। और इसी एक लाइन से हमारी पड़ताल शुरू होती है। बॉम्ब एक शहर हिला सकता है पर प्लानिंग पूरी कंट्री। ये शब्द देखिए, किसी आम अपराधी के नहीं हो सकते, है ना। ये एक स्ट्रैटेजिस्ट के शब्द हैं, एक ऐसे शख्स के जो हथियारों से ज्यादा दिमाग पर यकीन करता था। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा दिमाग बना कैसे। तो इसकी जड़ें ना एक ऐसी दुनिया में है जो सचमुच अंधेरे में डूबी हुई थी। ये समझने के लिए कि रहमान डकैत बना कैसे, हमें ठीक उसी माहौल में वापस चलना होगा जहां उसने अपनी पहली सांस ली थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह, बॉर्डर के पास बसा हुआ एक छोटा सा शहर, जहां सुबह आंख तो खुलती है पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि शाम तक सांसें चलेंगी भी या नहीं। जहां सिर्फ एक ही चीज तय थी, अनिश्चितता। और बस इसी सच के बीच में रहमान ने जन्म लिया। अब देखिए, ऐसे माहौल में जीना एक बात है, पर वहां अपना बचपन बिताना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और रहमान के बचपन के यही तजुर्बे, यही अनुभव उसकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बन गए। तो रहमान की पहली तालीम क्या थी? जरा सोचिए, उसने लोरियों से पहले गोलियों की आवाजें सुनी, स्कूल के रास्ते में खिलौनों की जगह लाशें देखी, और अपनी आंखों के सामने लोगों को कौम और धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारते देखा। उसके लिए हिंसा ही नॉर्मल था, और उसका अपना परिवार वो इस पूरे हिंसा के ठीक बीच में फंसा हुआ था। उसके पिता एक छोटे से व्यापारी थे, मतलब न तो वो पूरी तरह से आर्मी के साथ थे और ना ही मिलिटेंट्स के। वो तो बस एक आम इंसान थे जो एक ऐसे सिस्टम में पिस रहे थे जो किसी को कोई सुरक्षा नहीं देता था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस एक रात ने रहमान से सिर्फ उसका घर नहीं छीना, नहीं, उस रात ने उसे सिखाया कि भरोसा करना एक जानलेवा कमजोरी है। और बस ठीक यहीं से उसकी पूरी विचारधारा का जन्म हुआ। तो बचपन में सीखा वो सबक कि भरोसा एक कमजोरी है, वही सबक बड़े होकर एक ठंडी, सोची समझी, एक कैलकुलेटेड विचारधारा में बदल गया। उसका उसूल बिल्कुल साफ था, जो इमोशनल होता है वही पहले मरता है। मतलब उसने इमोशंस को अपनी स्ट्रैटेजी से पूरी तरह बाहर निकाल फेंका। और एक बात और, वो खुद बंदूक उठाने वालों में से था भी नहीं, वो तो उन लोगों को स्टडी कर रहा था जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल चलाते। और यहीं से उसने अपना नाम चुना, डकैत। लेकिन रुकिए, ये कोई आम लुटेरा नहीं था। उसके लिए डकैत का मतलब था वो जो सिर्फ पैसा या सामान नहीं लूटता, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को ही लूट ले। मतलब उसकी सोच, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। और ये समझना ना बहुत जरूरी है कि रहमान किसी विचारधारा के लिए अंधा नहीं हो गया था। ये रेडिकलाइजेशन नहीं था, ये था प्योर कैलकुलेशन। वो धर्म या राजनीति को मानता नहीं था, वो उन्हें इस्तेमाल करता था एक टूल की तरह। उसकी स्ट्रैटेजिक टूल किट बहुत ही साफ थी। उसके लिए धर्म क्या था? एक नकाब जिसके पीछे वो अपने असली इरादे छुपाता था। आतंकवाद वो कोई मिशन नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल था। और पॉलिटिक्स वो तो बस प्रोटेक्शन थी, एक सुरक्षा कवच। तो सवाल ये उठता है कि वो अपने इस बिजनेस मॉडल को चलाता कैसे था? खैर, इसका जवाब एक ही है, हमेशा पर्दे के पीछे से। उसका तरीका बड़ा ही सिस्टमैटिक था। स्टेप 1, स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करो। स्टेप 2, एनजीओस को एक फ्रंट की तरह इस्तेमाल करो। स्टेप 3, हवाला नेटवर्क्स के जरिए पैसों को इधर से उधर करो। और स्टेप 4, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था, मीडिया के जरिए कहानी को कंट्रोल करो, ताकि लोग वो ही देखें, वो ही सुने जो वो चाहता है। और इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां उसे सिर्फ एक आतंकवादी नहीं मानती थी। नहीं, उनकी फाइलों में उसका नाम एक बेहद खतरनाक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर लिखा था। मतलब वो उसे एक दुश्मन की तरह तो देखते थे, पर दिमागी तौर पर अपने बराबर का खिलाड़ी मानते थे। उसकी चालें आप समझिए बिल्कुल शतरंज के खेल जैसी थी। वो कोई भी हमला करने से पहले उसके बाद क्या होगा उसकी पूरी प्लानिंग करता था। देखिए, अगर भारत कोई एक्शन लेता तो उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बनता, और अगर भारत एक्शन नहीं लेता तो देश के अंदर ही अफरा तफरी मच जाती।
मतलब एक तरह से हर हाल में जीत उसी की थी। लेकिन इन सब साजिशों के पीछे, इन सब हमलों के पीछे उसका असली और गहरा मकसद था क्या? एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगर खून खराबा उसका मेन टारगेट नहीं था तो फिर क्या था? इसका जवाब बेहद ठंडा और खौफनाक है। उसका असली लक्ष्य था कि लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दें। वो लोगों पर हमला नहीं कर रहा था, वो समाज के सबसे बुनियादी धागे यानी भरोसे पर हमला कर रहा था। वो धोखे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। जैसे एक हमला करवाता जो देखने में तो धार्मिक लगता, लेकिन असल में उसका मकसद पूरी तरह से राजनीतिक होता, या फिर एक ऐसी साजिश रचता जो लगती तो लोकल है पर उसके तार इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े होते। उसने सिस्टम को उसी के बनाए नियमों में बुरी तरह उलझा दिया था। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे डरावने हिस्से पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आखिर में ये कहानी सिर्फ एक आदमी की है ही नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसका वो एक प्रतीक बन गया था। तो जो आखिरी सवाल था वो कभी ये था ही नहीं कि रहमान जिंदा बचेगा या मरेगा। अरे वो तो एक इंसान था, आज नहीं तो कल उसे खत्म होना ही था। यहाँ इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है रहमान डकैत, द मैन, एक इंसान जो अफरा तफरी से पैदा हुआ था, और दूसरी तरफ है रहमान डकैत, द आइडिया, एक सोच जो तब पैदा होती है जब सिस्टम फेल हो जाता है। वो खुद बीमारी नहीं था, वो तो उस बीमारी का एक लक्षण था। और बस हम इसी आखिरी विचार पर आकर रुकते हैं। रहमान डकैत को मारना शायद आसान हो सकता है, पर उस जैसी सोच को मारने के लिए सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सच है।